the next part and the biggest part of your place of supply related provisions. It says place of supply of services. अब याद रखना, this is important at the same time confusing at the same time. You need to take up a call in the very first place. मैं ये वाला सेक्शन रिफर करूं या मैं ये वाला सेक्शन रिफर करूं? सर ये क्या लगा रखा है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये इसके लिए लगा रखा है क्योंकि देयर आर that there are two sections, okay, that cover this thing. एक है आपका 12 और एक है आपका 30. अब याद रखना, अगर सप्लाई हो रही है तो हमेशा दो लोग तो इन्वॉल्व होंगे. एक आपका सप्लायर और एक आपका रेसिपिएंट. दो लोग हमेशा इन्वॉल्व होंगे. सप्लाई क्या हो रही है वो छोड़ दो, लेकिन दो लोग तो होंगे ही होंगे. वो ये दोनों. ये इंडियन है, ये इंडिया है. सो अगर दोनों के दोनों इंडिया में है, दोनों के दोनों अगर इंडिया में है तो आप मेरा पहला सेक्शन रिफर कर देना. ये अगर आउटसाइड इंडिया है और ये अगर इंडिया है तो आप ये वाला रिफर कर देना. सिमिलरली अगर सप्लायर इंडिया है, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, तो भी सेक्शन 13 रिफर करना है. अब एक बार जरा समझना भाई, अगर दोनों के दोनों आउटसाइड इंडिया है तो अपना जीएसटी एक्ट उसमें बीच में घुसा के खड़ा मत कर दे. भाई हमारे इंडिया से ऊपर से जा रहा है आपका सप्लाई, मेरे इंडिया के ऊपर से प्लेन उड़ा, इंडिया में गुड्स एंटर हुआ, ऐसा कुछ फालतू लॉजिक मत लगा. या जो आप सर्विसेज दे रहे हो वो इंडियन ओशियन से जा रही है, मेरे अरेबियन सी से उसका लाइन निकल के जा रहा है, देयरफॉर इंडिया से सप्लाई हो रही है. प्लीज डोंट अप्लाई सच न्यूसेंस लॉजिक्स. आई होप आई एम क्लियर कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अगर दोनों इंडिया है ना, इट इज ओनली देन that my section 12 is attracted. Otherwise I have no purpose in applying section 12. I will go and check section 30. If that is applicable, well and good. अगर दोनों applicable नहीं होता, you feel नहीं सर दोनों अप्लाई नहीं हो रहा, भाई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी भी शायद ही हो. This being said, both the sections, section 12 as well as section 13, they will start with a residual procedure. क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं हम तुमको जनरल रूल पहले बता देते हैं. सो वी आर फर्स्ट टेलिंग यू द जनरल रूल्स, एंड वंस you understand that I do not get covered into this general rule, or there is a specific rule which is provided for me. So always remember, law has its own way, and law always says that anything specific shall overrule a general provision. स्पेसिफिक ओवररूल्स जनरलिटी. अगर कुछ स्पेसिफिक मिलता है आप जाइए स्पेसिफिक को अप्लाई कीजिए, अगर स्पेसिफिक नहीं मिलता तो आप जाइए और जनरल को अप्लाई कीजिए. आई होप दिस इज क्लियर, एंड विथ दिस बैकग्राउंड लेट अस सी आवर फर्स्ट जनरल रूल, सेक्शन 12(2) or section 12(2). It says that the place of supply, except as services provided under section 3 to section 14, shall be. 3 से 14 में अगर आप कवर्ड होते हो प्लीज आप उसे फॉलो कीजिए, अगर कवर नहीं होते मेरे पास आ जाना, चेक करो. Supply is made to a registered person or supply is made to an unregistered person.
if it is made to a registered person, वो बोलते हैं लोकेशन ऑफ सच पर्सन, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन. लोकेशन ऑफ योर रेसिपिएंट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई. इफ दे से इट इज मेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो चेक करने का, डू यू हैव एड्रेस ऑन रिकॉर्ड. इफ yes, तो they say address on record. If no, तो they say location of निहाल. एग्जाम्पल देना सब चीज का. हाँ, सब चीज का एग्जाम्पल दूंगा आज. आज मैं मूड में आया हूँ, पर पूरी रात बैठ के मैंने सिर्फ एग्जाम्पल ही पढ़े. पूरे एग्जाम्पल के टाइम पे 12-2 के लिए शिवी इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड निहाल इज अ रेसिपिएंट. सो निहाल की कैटेगरीज बदलती रहेगी, बट शिवी इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. निहाल आया शिव के पास से, मैडम ITR भर दो ना मेरा, प्लीज दीजिए डिटेल्स. आपका GSTN है. तो निहाल की लोकेशन चेक होगी. से निहाल की लोकेशन आती है मुंबई, शिवी की लोकेशन आती है मुंबई. व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? निहाल की लोकेशन मुंबई. अब निहाल आता है शिवी मैडम के पास में. मैडम पूछते हैं निहाल GSTN है? ये बोलता है नहीं है. आंसर निहाल बोलता है नहीं है. अच्छा, फिर शिवी मैडम अपना रिकॉर्ड चेक करती है, बोलती है अरे निहाल तो रेगुलर क्लाइंट है मेरा यार. क्या निहाल? बोला हाँ, तो रेगुलर क्लाइंट तो नहीं है. तो बोलते मेरे बुक्स में तो तेरा एड्रेस है. बोला हाँ, होगा ही रेगुलर क्लाइंट जब. तो जो एड्रेस है आपके बुक्स में, वो मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई मान लीजिए. अब यहाँ पर अगर मेरे को आपको एक पॉलिश्ड तरीके से बोलना, तो जब आप कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम लेते हो या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेते हो, वहां पर दे विल ऑलवेज आस्क यू what is the location of your debtor, what is the address of your debtor, what is the address of your creditor, what is the address of the ledger that you are trying to enter if it's personal in nature. So वो जो एड्रेस है आपका that is existing on record, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा. पहली बार आए हो मेरे ऑफिस में ही आप, ठीक है, मैं नहीं जानता आपको, आप मुझे नहीं जानते, आपने खाली देखा CA का बोर्ड लगा हुआ है. तो what did you do? You entered my office. Now you entered Shivi's office. Okay, discuss the matter. I gave you the bill. आपने मेरे को पैसा दिया. ये केस में what will be the location of supplier or the place of supply? बोलते हैं सर्विस कहाँ पर मिली? आप बोलोगे शिवी के ऑफिस में मिली, तो शिवी का ही ऑफिस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया. आई होप यू आर क्लियर कि अगर सामने वाले के पास GSTIN है तो उसका लोकेशन, अगर सामने वाले के पास GSTIN नहीं है और वो आपका रेगुलर क्लाइंट है या फिर उसका एड्रेस आपके पास में है, तो उसका एड्रेस भी नहीं है, वो जस्ट एक रैंडम वॉक इन है, तो आपका ही प्लेस आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई मान. Are you clear with respect to this? Hello. Yes, sir. Yes, sir. The place of supply in relation to, directly in relation to an immovable property, including services provided by architects, interior designers, surveyors,
engineers and other related and provided by way of right or by way of grant of right to use that asset shall be the place where the property is situated. B. By way of lodging, accommodation, hotel, inn, by whatever name called. Any other vessel. C. Accommodation for an immovable property for marriage, reception, matters relating to official, social, cultural, religious function, etc. Or any service ancillary to ABC above shall be the location at which the immovable property or boat or vessel, as the case may be, is located or intended to be located. निहाल भाई मस्त इंग्लिश पढ़ता है, समझाया नहीं कुछ, देखो रे बाबा, अंडरस्टैंड हियर we are talking about immovable. You talk about what else? You talk about say, you talk about say marriage halls. What they are saying is ये सब एक होगा कोई तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे. अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र तो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र. इफ इट इज लोकेटेड इन गुजरात तो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात. तो जहां पर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मानता. सो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपको कोई बोले प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी है तो आपका प्रिलिमिनरी क्वेश्चन ये होना चाहिए कहां पर प्रॉपर्टी लोकेटेड. इफ कहां पर प्रॉपर्टी लोकेटेड का आंसर आपको मालूम है तो आपको मालूम है आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है. प्रोवाइडेड दैट if the location is intended to be outside India. अब ये जो तो महाराष्ट्र है से ये होता आपका लास वेगास, ये होता आपका एम्स्टरडेम. तो बोलते हैं लास वेगास एम्स्टरडेम नहीं कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. विच मीन्स अगर इंडिया का इंडिया में है तो वो प्लेस कंसीडर हो जाएगा, बट अगर इंडिया का आउटसाइड इंडिया है तो वो प्लेस कंसीडर नहीं होता. एंड व्हेन आई से इंडिया, अपन ने अपने स्टार्ट में देखा था दैट दिस एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. सो जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट अप्लाई होता है. एक्सप्लेनेशन where such immovable property or motor vessel is located in more than one state. तो बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस पर आपको एलोकेट करना पड़ेगा. अगर एक ही स्टेट में है दैट स्पेसिफिक स्टेट, अगर आउटसाइड द कंट्री है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर मल्टीपल स्टेट्स में है तो आपको प्रो रेटा बेसिस पे वो एलोकेट करना पड़ेगा. नाउ हाउ टू एलोकेट वो आपके टर्म्स और अग्रीमेंट में लिखा होगा, और अगर वो नहीं लिखा है तो कुछ ना कुछ तो से बेसिस प्रिस्क्राइब्ड होगा ही होगा, आपको वो हिसाब से आपका एलोकेशन करना पड़ेगा. I hope we are clear. Yes. 4. The place of supply. With respect to
रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ, इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी। अब अगर आपको ये चीज समझ आती है, या अगर आपको ये सब में अगर एक चीज कॉमन मिलती है, तो दैट इज कि ये सर्विसेज को जाकर एक्चुअली परफॉर्म करना पड़ता है, होता नहीं है अपने आप। ब्यूटी ट्रीटमेंट है तो आपको कहीं पे जाकर वो सर्विस लेनी पड़ेगी। अगर आपका हेल्थ या कॉस्मेटिक ऑपरेशंस करवाने तो आपको हॉस्पिटल में जाकर वो सर्विस लेनी पड़ेगी। अगर आपको पर्सनल ग्रूमिंग या फिटनेस है, पर्सनल ग्रूमिंग मतलब से हेयर कट्स वगैरह हो गया, तो आपको नाई के पास जाना पड़ेगा या आपको सैलून में एंटर करना पड़ेगा। फिटनेस है तो जिम जाना पड़ेगा। तो ये क्या बोलते हैं, द प्लेस ऑफ सप्लाई shall be location where service are actually performed। तो अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन आता है कि the fitness trainer was registered in Rajasthan and the place where he provided the services was Maharashtra, so determine the place of supply, so your answer should be Maharashtra। और करस्पॉन्डिंगली उस पे क्या चार्ज होगा, आपका आईजीएसटी चार्ज होगा, बिकॉज सप्लायर का लोकेशन राजस्थान। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू। Yes, sir. ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, ये क्या होती है, एनी आइडिया? से आपकी जो एम्प्लॉइज है, आपको उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करवाना, तो आपने क्या किया, एक थर्ड पार्टी एचआर को काम आउटसोर्स कर दिया, तो जैसे वापस चेक करो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो वापस रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो जाकर चेक करने का सर्विस कहां पर परफॉर्म हुई। आपका अग्रीमेंट दिल्ली की पार्टी के साथ हो सकता है, बट आपको बोलेंगे कि हमारे एम्प्लॉइज मुंबई में है, तो आपको मुंबई जाकर सर्विस परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये केस में आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगी और ना कि दिल्ली। आई होप ये पॉइंट से आपको एक और चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी दिमाग में कि निहाल, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है मेरा, तो मोस्ट केसेस इट शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ओनली, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर लोकेशन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है मेरा, तो आई हैव टू गो अ बिट डीपर। 6th, the place of supply or services provided by way of admission to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment event or an amusement park or any other place and services ancillary thereto shall be the place where the event is actually held or where the park or other place is located। कोई दिमाग नहीं लगाने का अपने को। वी आर इन मुंबई, आई एम इन मुंबई, वी हैव अ थीम पार्क ओवर हियर नेम्ड एज एसएल वर्ल्ड। आप जो स्टेट में हो वहां पर भी आई एम श्योर
एसएल वर्ल्ड हो गया, वाटर किंगडम हो गया, इमेजिका हो गया, वैसा कोई ना कोई पार्क जरूर होगा। तो वहां की जो भी एडमिशन से रिलेटेड सर्विसेज है वो आपकी लोकेशन ऑफ दैट पार्क, लोकेशन ऑफ दैट स्पॉट हो। लेकिन एडमिशन ऑफ दैट इवेंट का मैं आपको एक एकदम लेमैन एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एकदम लेमैन एग्जांपल से। ये आपका एसएल वर्ल्ड, ये आपका एसएल वर्ल्ड का गेट है। प्लीज स्पेयर मी फॉर माय ड्राइंग, मेरा ड्राइंग ऐसे ही, ठीक है। ये आपका गेट है, यू आर स्टैंडिंग इन द क्यू। यहाँ पर एक पर्सन खड़ा होगा, ही इज चेकिंग योर टिकट्स। Once he approves, you can go in. If he declines, you get into an argument with him. You try to satisfy him कि बॉस आज का ही टिकट है, मेरे को अंदर जाना है। ये जो काम कर रहा है टिकट चेकर का काम, से फॉर एग्जांपल दिस इज आउटसोर्स्ड, आउटसोर्स टू निहाल। प्लेस ऑफ सप्लाई इसके लिए क्या होगी, where the park is located, SL World is in मुंबई, तो इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, मुंबई। आई होप वी आर क्लियर कि अपन कौन सी सर्विसेज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। The place of services by way of organization of a cultural, educational, artistic, स्पोर्टिंग इवेंट। अब वहां पर तो आपने सिर्फ एंट्रेंस की सप्लाईज दी थी, यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करके दे रहे हो, और एनी एंसिलरी और एनी एंसिलरी सर्विसेज। अब अगर आपने वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, अगर आपने वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो इट शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर आपने वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो that shall be the place where the event is actually held, and if that event is held outside India, it shall be the location of the recipient. I hope you have understood and you are already clear with respect to such things, because ये same to same चीज अपन ने location of immovable property में भी देखी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सबका फेवरेट होता है, मालूम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। अब आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस मिल रहा है आपको, ठीक है। पहली चीज क्या चेक करने का, वेदर द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड और द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो भाई आप कहीं ना कहीं गुड्स हैंड ओवर करोगे। सो जहां पर आप गुड्स उसको हैंड ओवर कर रहे हो, दैट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। Where the goods, the transportation of goods is to a place outside India, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। क्यों, बिकॉज देन इट इज अ केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है तो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी मिल रही है आपको, वो भी एक्सपोर्टेशन ही मानी जाएगी। द प्लेस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वापस वही है, अगर रजिस्टर्ड को है तो उसका पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड को है
तो अपने को ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। अगर आपको याद होगा तो अपन ने मुंबई टू दिल्ली का एक रूट देखा था इन केस ऑफ गुड्स ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस के केस में। तो वो लेग में आप राजस्थान से दिल्ली लेग में ट्रेवल करने वाले। आप एक राजस्थान के सिटीजन हो, अनरजिस्टर्ड हो, तो आपने राजस्थान से दिल्ली लेग का टिकट बुक करवाया एंड वो जो टिकट आपने बुक करवाया आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी राजस्थान। आई होप आई एम क्लियर। हाउएवर एक प्रोविजो है इसका, प्रोवाइडेड दैट but the right to passage is given for a future use and the point of embarkation is not known। ये कौन सा केस होता है ना, से फॉर एग्जांपल आप फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हो, ठीक है, यू कीप ऑन फ्लाइंग और आपका एक ही एयरलाइंस फिक्स है, से विस्तारा, यू लव टू ट्रैवल बाय विस्तारा, आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हो, तो उन्होंने क्या दिया ना, आपका जर्नी चेक किया, यू आर लाइक बॉस आई ट्रैवल सो मच, मेरे को कम से कम 2-3 तो फ्री जर्नी दे दो। तो उन्होंने चेक किया, दे आर लाइक यस सर यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट से वंस इन 2 days और 3 days, सो विल गिव यू वन थिंग, हम आपको एक फ्री जर्नी देते हैं और वी गिव यू 3 फ्री जर्नीज। आप जब मर्जी आए स्टार्ट कर लेना, जहां से मर्जी आए स्टार्ट कर लेना, जो लोकेशन पर एंड करना हो एंड करना। अब यहाँ पर आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो मिलेगा, however you do not know where your journey would start, and because you do not know where your journey would start, पॉइंट नंबर बी तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। अब बचा पॉइंट नंबर ए का बात। तो अगर आप आपका रेसिडुअल सेक्शन ध्यान में रखते या अगर आपको अपना रेसिडुअल सेक्शन याद है, वहां पर भी इफ द सर्विस इज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इट वाज द प्लेस ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पर भी इफ यू चेक, इफ इट इज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, इट इज द प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। सो इफ यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन इट डज नॉट मैटर, बट इफ यू आर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन then it matters, because यहाँ पर you will have to check and apply कि एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर है तो वो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो जो एयरलाइंस का रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, बट दिस इज ओनली पार्ट ऑफ योर प्रोविजन। आई होप the difference between main section and the proviso is also clear। मैं फिर भी मेरे बेनिफिट के लिए रिपीट कर देता हूँ। मेन प्रोविजन कुछ ऐसा है, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो उसका लोकेशन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो जहां से पैसेंजर स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी वो लोकेशन, ये है मेन। प्रोविजो क्या बोलता है, अगर आपको पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं पता लेकिन आपने उसको से राइट टू पैसेज दे रखा है, तो वो केस में आप अपना रेसिडुअल सेक्शन फॉलो कर लेना और सेक्शन 9 सब सेक्शन 9 फॉलो मत कर। अब अपन ने इन दोनों का कंपैरिजन भी देख लिया कि रेसिडुअल सेक्शन में भी अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई रहती है, सो डज नॉट मैटर अब मैं 9 फॉलो करूं या 2 फॉलो करूं। लेकिन अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन तो ये मैटर करता है, बिकॉज वहां पे द प्रोविजंस आर if the address on record exists तो address of such person, if the address on record does not exist तो address of the service provider। I hope we are clear, we are perfectly clear। खत्म नहीं हुआ अभी तक, रुको, एक्सप्लेनेशन भी है।
For the purpose of this subsection, return journey shall be treated as a separate journey even if the tickets are issued at the same time. बहुत से लोग की आदत होती है कि वो लोग रिटर्न का टिकट पहले करवाते हैं और जाने का टिकट बाद में करवाते हैं। सो वो बोलते हैं रिटर्न टिकट को या रिटर्न जर्नी को एक सेपरेट जर्नी मानेंगे, आउटवर्ड या फर्स्ट जर्नी को एक सेपरेट जर्नी हम मानेंगे। नाउ आंसर इज the topic of passenger transportation absolutely clear to you? Yes, sir. 10. The place of supply of services on board a conveyance, including a vessel, an aircraft, a train, or a motor vehicle, shall be the location of the first scheduled point of the departure of that conveyance for the journey. You know, अपने को बहुत सी बार एक इन फ्लाइट एक्सपीरियंस मिलता है कि यू आर बिटवीन से मुंबई टू you want to fly to Mumbai to Delhi, but the flight has a halt at Jaipur. So they say that जो भी आपको ऑन बोर्ड मिलने वाली है सर्विसेज से आप लोग मूवीज देख सकते हो राइट फ्रॉम द स्टार्ट, including the passenger, the place of supply on board a conveyance, including a vessel, aircraft, or journey, shall be the first scheduled departure point of that conveyance. So that what it means is you are traveling from Mumbai to Delhi, ठीक है, and it has a halt in Jaipur. आपने क्या किया, एक ऑन फ्लाइट से मूवी का टिकट बुक कर लिया या आपने बोला मेरे को एक मूवी देखनी है ऑन फ्लाइट इन बोर्ड ऑन बोर्ड, तो वो बोलते कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो आपकी फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, that is not the rocket science over here. The rocket science over here is Nihal, I am only traveling from Jaipur to Delhi. वहां पर मैंने से ऑन इन फ्लाइट मूवी खरीदी तो भी मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, द फर्स्ट शेड्यूल्ड डिपार्चर पॉइंट ऑफ दैट कन्वेंस. सो भाई साहब आपके लिए भी फर्स्ट शेड्यूल्ड डिपार्चर पॉइंट क्या है, मुंबई, तो इट शैल रिमेन मुंबई. 11th, telecommunication, data services, broadcasting, cable and direct या DTH in case of a fixed line. In case of a fixed line communication, leased circuits, internet leased circuit, cable, antenna, where the place of supply shall be where the dish or antenna is installed. That is it. घर पे DTH का कनेक्शन आता है ना अपन लोगों के, इंटरनेट का भी एक वायर से आता है ना, सो बोलते जो प्लेस पे आपका वो DTH कनेक्शन या वो लीज्ड लाइन इंस्टॉल है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. In case of a mobile connection, यहाँ पर आप मोबाइल कनेक्शन की बात, इफ इट इज ऑन अ पोस्ट पेड बेसिस, तो यार जब आप पोस्ट पेड कनेक्शन लेते हो ना तो वो आपसे आपका आधार कार्ड मांगता है, आपका फोटोग्राफ मांगता है, आपका लोकेशन, आपका एड्रेस प्रूफ मांगता है, और जो भी आपको बिलिंग होती है, ठीक है, दैट कम्स टू योर एड्रेस इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर इट. एंड अगर आपने गो ग्रीन इनिशिएटिव का पार्ट लिया है एंड इफ यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर इट, तो आपको एक ईमेल पर बिल आएगा, लेकिन वहां पर भी आपका नाम के नीचे आपका एड्रेस लिखा हुआ है. तो जो एड्रेस लिखा हुआ रहता है ना, दैट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. अब आती है वैसी चीज जिसपे हम सब मोस्टली जिंदा है,
प्रीपेड कनेक्शंस। अब जो प्रीपेड कनेक्शन होता है वो यू कैन आइदर टेक इट थ्रू एन एजेंट, ठीक है ना। आप कोई से रिचार्ज शॉप पे जाते हो, आप बोलते हो मेरे को 10 रुपए का वाउचर दे दे, खैर अभी तो दिस हैज बिकम एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, बट हाउएवर इट इज स्टिल अवेलेबल। 10 रुपए का रिफिल कर दो, आप गए एजेंट को 10 रुपया दे दिया, तो वो लोग ये बोल रहे हैं in cases where the mobile connections are on a prepaid basis, a voucher or any other means through a selling agent, reseller, distributor, subscriber, identity module or recharge, the address of the selling agent or the distributor as per the records of the supplier. इतना ज्यादा मैं बोलूंगा ना, आप लोग भी बोलोगे निहाल लिख ले, थोड़ा अच्छा लगेगा। निहाल को एक रिचार्ज करवाना, निहाल के पास दो ऑप्शन, या तो ही कैन गो टू एन एजेंट, वो लेके बैठे रहते ना यार, लो इतने का वाउचर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, या तो फिर कोई शॉप पे आप चले जाओ, और ही कैन डू अ डायरेक्ट रिचार्ज। अगर आप एजेंट से करवाते हो तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ एजेंट, क्लियर। और अगर आप डायरेक्ट, नहीं रुको, डायरेक्ट वाला है बट अभी नहीं, बी, बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर with the location where such prepayment is received or such vouchers are sold. Agent or other persons. Other person के लिए क्या रहेगा? The location where such prepayment is received or vouchers are sold. See, if I have to summarize this, especially a case of prepayment, मैं सबसे पहले तो ये चीज चेक करूंगा सेलिंग एजेंट के थ्रू हो रहा है या अदरवाइज हो। अगर सेलिंग एजेंट के थ्रू हो रहा है, मेरे को कोई दिमाग नहीं लगाना, जो लोकेशन ऑफ सेलिंग एजेंट है वही मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट रिचार्ज करवा, या अगर मैं एजेंट से नहीं लेकर किसी थर्ड पर्सन को बोलता हूँ कि यार मेरा प्रीपेड, मेरा रिचार्ज मार, तो क्या होता है, जहां पर आपको पैसा मिला या जहां पर आपका वाउचर बिका, वो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। डी, इन अदर केसेस with the address of the recipient as per the records of the supplier of service, and where it is not available, it shall be the location of supplier. आप लोगों ने डायरेक्ट रिचार्ज किया, अब जब आप डायरेक्ट रिचार्ज करते हो तो आप लोगों का जो भी रिकॉर्ड्स है या आपका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है, दैट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप लोग डायरेक्ट रिचार्ज कर रहे हो बट लोकेशन नहीं मालूम, तो बोलते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन है, दैट शैल बी द प्लेस ऑफ योर सप्लाई। अच्छा, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. प्रोविजो पढ़ो, provided that where the address as per the records is not available, it shall be the supplier of service. I believe start से लेके अब तक अपन एक ही चीज समझ रहे हैं। Provided further that if, ये ला मैंने डायरेक्ट वाउचर वाला पहले कवर कर लिया। Provided further that if such prepayment vouchers is availed through internet banking or e-mode of payment, the location of the recipient of service on the records of the supplier shall be the place where such services are given. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, निहाल
मैं ई पेमेंट कर रहा हूँ, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहा हूँ, तो किसका चेक करने का? बुक्स। लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब बैंक का बुक चेक करूं या टेलीकॉम ऑपरेटर का बुक चेक करूं? तो द आंसर टू दैट इज सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसका. Who is providing you the service over here? It is the telecom operator. So therefore the books that has to be checked is books of the telecom operator and not of the internet bank. Next, the place of supply of banking, financial institutions, including stockbrokers, to any person shall be the location of recipient on the records of the supplier. ठीक है. Provided if the location of recipient is not available, क्या होएगा? सप्लायर ऑफ सर्विस का लोकेशन. इंश्योरेंस सर्विसेज, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो with the location of the recipient of service on the records of the supplier. 14. यहाँ पर you are giving advertisement services to the state government, central government, statutory body or likewise. प्रो रेटा बेसिस पे एलोकेट करो. कैसे एलोकेट करो? प्रो रेटा बेसिस पे. मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल. Now we all remember the campaign of अच्छे दिन आने वाले हैं बीजेपी. अब आप से कोई भी टेरिटरी में चले जाओ, कोई भी स्टेट में चले जाओ, you always used to find those big banners. ठीक है, जहां पर पॉलिटिशियंस के फोटोज होते थे और बड़े बड़े में लिखा होता था अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले. वो सारा का सारा बैनर का जो काम था वो किया था शिविर. ओके. जितने भी स्टेट्स थे से इसको हर स्टेट में एक बैनर लगाने के पीछे से 10,000 रुपीज मिला था पर मंथ. तो 10,000 इंटू 12 इंटू या 10,000 इंटू से 36 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज मल्टीप्लाइड बाय जितने भी महीने रखे थे वो सारे. ठीक है, से टोटल आया इसका 36 लाख रुपीस से 10 मंथ्स के लिए रखा. तो बोलते क्या 36 लाख रुपए का अगर मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है तो कैसे करेंगे? वो बोलते पर स्टेट में कितने बैनर थे? आपने बोला एक. तो बोलते एक एक जो 36 लाख रुपया उसको डिवाइड बाय 36 कर दो, मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट कर दो, या मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मंथ्स जो पड़ा था वो कर दो. आप वो तरीके से अपना प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर दीजिए. प्रो रेटा बेसिस, प्योरली प्रो रेटा बेसिस. एंड जो एग्जाम्पल लिया गया है दैट इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस. ओके, सो बोलना इसके लिए पड़ता है बिकॉज इन टूडेज टाइम you give out an example and you don't know what to get targeted as. So that is the reason I am saying, I hope excluding the political parties you have understood what the example meant and the main concept of place of supply with respect to advertisement given to a government. Yes sir. Yes sir.